हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में मूल अधिकार पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में समता के अधिकार पे चर्चा किए थे और इस वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो पहले आइए हेडिंग बना लेते हैं। और यह मेरे साथियों दूसरा अधिकार है मूल अधिकार का। और कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो हेडिंग बना लीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। हेडिंग क्या बनेगा? तो हेडिंग बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में हमें किन अनुच्छेदों पे अध्ययन करना है? तो पहला अनुच्छेद 19, दूसरा है मेरे साथियों 20, तीसरा है आपका 21, चौथा है आपका 21A और पांचवा है मेरे साथियों 22। तो आइए सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 पे चर्चा करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 19। मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। तो लिख लीजिएगा क्या किया गया है। तो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है। किया गया है। और मेरे साथियों, जो अनुच्छेद 19 है यह केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है ना? भारतीय नागरिक को प्राप्त। ठीक है मेरे साथियों, इसमें अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं के बारे में जिक्र किया गया है। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F का जो लेटर था संपत्ति का अधिकार, मेरे साथियों मूल संविधान से निकालकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में आज वर्तमान में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे पूछ लेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। जानने का अधिकार या सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। रोजगार करने की आज़ादी किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। तो मेरे साथियों, जो भी स्वतंत्रता है और जो भी भारतीय नागरिक को प्राप्त है, आइए एक एक करके लिख लेते हैं। लेकिन पहले इसका लेटर लिख लीजिएगा। लिखिएगा प्रारंभ में यानी मूल संविधान में लिख लीजिएगा। प्रारंभ की जगह मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रता कुल 7 स्वतंत्रता थी। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का
अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया वर्तमान में इसमें कुल 6 स्वतंत्रता हैं। कुल 6 स्वतंत्रता हैं। यह ध्यान में रखिएगा। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 क्लास 1 में वर्तमान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं। अगर मूल संविधान में पूछे तो क्या बताएंगे? 7 थी। किसको निकाला गया? तो संपत्ति के अधिकार को। किसको निकाला गया? संपत्ति के अधिकार को निकाला गया। और किस संविधान संशोधन के तहत निकाला गया? तो मेरे साथियों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निकाल दिया गया। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों, जो यह 6 स्वतंत्रता हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो पहला लिखिएगा अनुच्छेद 19(1), ऐसे लिखिएगा। अनुच्छेद 19(1) क्लॉज में है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब ABCD, या आप लिखना चाहते हैं तो 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं 19, इसको बोलते हैं क्लॉज, इसको बोलते हैं सब क्लॉज। ठीक है ना। अनुच्छेद 19 यह ब्रैकेट में है तो इसको क्लॉज में बोलेंगे, और यह ब्रैकेट की इधर है तो इसको सब क्लॉज कहेंगे। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों, इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो लिख लीजिएगा इसमें क्या है, तो लिखिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेरे साथियों देखिए, वाक मतलब क्या होता है? वाक मतलब होता है बोलना। अभिव्यक्ति का मतलब है हृदय से बोलना। तो आपको बोलने की आज़ादी है और सोच समझ के बोलने की आज़ादी है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत आपको बोलने की आज़ादी दिया गया है। आप मुख से बोल सकते हैं, किसी को लिख कर बोल सकते हैं, किसी को इशारे में भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए बारात में गए और देखें कोई एक लड़की आपको देख रही है, आप क्या कर सकते हैं? उधर से आपका भी एक स्माइल जाएगा, उधर से एक स्माइल आया, और आप क्या होगा? एक इशारे में बात होगी आप लोग की। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे करेंगे। अच्छा, तो अभी कहेगी, मतलब नंबर का आदान प्रदान इशारों में हो जाएगा। और यह जो इशारों में आदान प्रदान हो रहा है, उस समय मेरे साथियों आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, इसके तहत कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए थे, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दिया गया था, चुप रहने का अधिकार दिया गया है, विदेश जाने का अधिकार दिया गया है, जानने का अधिकार दिया गया है। तो मेरे साथियों, इसमें कुछ अधिकार हैं जो लिख लीजिएगा। आइए लिख लीजिएगा ऐसे हेडिंग बना के, अन्य अधिकार, और एक एक करके लिख लीजिएगा। लिखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की ठीक है। दूसरा लिखिएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आज़ादी या स्वतंत्रता, कुछ भी लिख सकते हैं। फहराने की आज़ादी। नेक्स्ट तीसरा लिखिएगा चुप रहने की आज़ादी, चुप भी रह सकते हैं, चुप रहने की आज़ादी है चुप रहने की आज़ादी। नेक्स्ट चौथा विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की आज़ादी, विदेश जाने की आज़ादी। नेक्स्ट जानने का अधिकार, इसी को बोलते हैं RTI अधिनियम, जानने की आज़ादी। तो मेरे साथियों, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जो गया है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, इसको आप इम्पोर्टेंट करके चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की तरफ। तो लिखिएगा अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लिख लीजिएगा क्या है, तो इसमें है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें है संगठन बनाने की आज़ादी और सहकारी संस्था अब बनाने की या स्थापना करने की स्वतंत्रता है। तो लिख लीजिएगा क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी और सहकारी संस्था की स्थापना करने की आज़ादी, सहकारी संस्था की स्थापना या बनाने कर लीजिएगा, बनाना नहीं हो पाएगा, बनाने की आज़ादी, ठीक है। तो मेरे साथियों, आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, और यह किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। और आप संगठन भी बना सकते हैं, ठीक है ना, किस में, आप अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत। और क्या कर सकते हैं, सहकारी संस्था की स्थापना या निर्माण कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत। मेरे साथियों, जो यह वाला पॉइंट है आपका, सहकारी संस्था की स्थापना, यह पहले नहीं था, अब यह बाद में जोड़ा गया, और यह जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 और 12 के तहत। तो इस जो आपका यह संविधान संशोधन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट डी पे, लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इसमें क्या है तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में विचरण या घूमने की स्वतंत्रता है। लिख लीजिएगा क्या है इसमें, तो लिखिएगा विचरण या घूमने की स्वतंत्रता, विचरण या घूमने की स्वतंत्रता डी में है। नेक्स्ट आइए, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है निवास करने की स्वतंत्रता, अब भारत के किसी भी कोने में जाकर निवास कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट है मेरे साथियों आपका अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज एफ। मेरे साथियों, इसमें क्या है तो इसमें कहता है आपका संपत्ति का अधिकार या संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, और इसी को क्या किया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके कहाँ रखा गया है, समाप्त नहीं किया गया है, हटा के दूसरी जगह भाग 12 अनुच्छेद 300 क में, कहीं लिखे हैं ना, भाग 12 अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे, लिखिएगा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें क्या है, रोजगार करने की आज़ादी, रोजगार करने की आज़ादी, रोजगार करने की आज़ादी का मतलब यह है कि आप ठेला पर क्या कर सकते हैं, ठेला पर केला बेच सकते हैं, ठेला पर केला बेच सकते हैं, इसको भी रोजगार ही कहते हैं। तो रोजगार करने की आपको आज़ादी है। मेरे साथियों, जो अनुच्छेद 19 का लेटर था पूर्णतः एकदम अच्छे ढंग से पढ़ लिए। अब चलते हैं आपके 20 अनुच्छेद 20 पे, इसका हेडिंग लिख लीजिएगा जहाँ से प्रश्न बन जाता है। लिखिएगा दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान, यह आपका अनुच्छेद 20 का लेटर है
क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 20 के तहत आता है। ठीक है मेरे साथियों, अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में कहता है किसी भी व्यक्ति को, क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो। तो आइए पहले इस लेटर को लिख लेते हैं, दोबारा इसे समझने का प्रयास करते हैं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। पहले लेटर लिख लीजिएगा, लेटर इसका लिखिएगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, दोषी नहीं ठहराया जाएगा किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का अतिक्रमण न किया हो, अतिक्रमण या उल्लंघन न किया हो। यह किसका लेटर है? तो अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 का है। क्या कहता है? कहता यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वह कार्य करते समय किसी विधि का, यह सब ध्यान रखिएगा, किसी विधि का अतिक्रमण या उल्लंघन न किया हो। जैसे मान लीजिए आप दोषी कब होते हैं? दोषी तब होते हैं जब आप विधि का अतिक्रमण करते हैं तब। जैसे कहा जाता है कि जो आपका टू व्हीलर होता है उस पर 2 लोग बैठ सकते हैं लेकिन 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो 2 लोग आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट पहने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं बोलेगा। लेकिन 3 लोग बैठा देंगे तो आपका क्या करेंगे? विधि का अतिक्रमण करेंगे। वैसे ही मेरे साथियों, आपके भारतीय कानून में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप 13 सेकेंड के बाद देखते हैं, कितने सेकेंड के बाद? 13 सेकेंड के बाद देखते हैं तो आप विधि का अतिक्रमण करते हैं। मान लीजिए आप हैं लड़के या आप हैं लड़कियां और एक बगल से इतनी सुंदर या इतना सुंदर और सुंदरा मतलब समझ रहे होंगे, लड़की या लड़का जा रहा होगा और आप ऐसे कर रहे हैं, देख 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 देख, और आप देख रहे हैं कि यार वाकई में कितना सुंदर है, और उसे आप देख रहे हैं, करें वाह यार कितना ज़बरदस्त लड़का या लड़की है, और ऐसे आप देख रहे हैं। और 13 सेकेंड जब देखें तो आप क्या किए? 13 सेकंड देखें आप, एकदम सुंदरता का जो प्रकृति का जो नियम है कि जो भी सुंदर व्यक्ति है उसको एक बार देख के मन मुग्ध हो ही जाते हैं, तो आप भी देखें। 13 सेकंड देखें, एकदम अच्छा किए। लेकिन जैसे ही 14 सेकंड के बाद, 13 सेकंड के बाद आप देखें, आप विधि का अतिक्रमण कर दिए। यदि वह स्त्री या यह पुरुष चाहता है तो आप पे केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप 13 सेकंड देख सकते हैं, 13 सेकंड के बाद देखेंगे तो आप विधि का अतिक्रमण करेंगे। तो इसका तोड़ क्या हो सकता है? इसका तोड़ यही हो सकता है कि हम 12 सेकंड देखेंगे और 13वां सेकंड जैसे ही होगा हम पलक को झपका लेंगे और फिर देखना स्टार्ट करेंगे। अब सोचिए अभी इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि हम उस इंसान को देख भी सकते हैं और कानून का उल्लंघन भी नहीं होगा। मतलब आपका काम भी बनता रहेगा और संविधान का और कानून का और विधि का किसी भी का उल्लंघन नहीं होगा। जब उल्लंघन नहीं होगा तो आपको दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह किसका लेटर है मेरे साथियों? आपका अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 का लेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, लिखिएगा अनुच्छेद 20 क्लॉज 2। इसमें क्या कहता है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है दोहरे दंड का प्रावधान, दोहरे दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान
मेरे साथियों, दोहरे दंड का प्रावधान करने का क्या मतलब है? कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मम्मी गुस्सा जिस दिन होती हैं उस दिन आपके घर में 5 भाई हैं या जितने भाई हैं सबको, जिसकी गलती नहीं रहती है वह भी क्या होता है, रेला जाता है, और जिसकी गलती होती है बेचारा उसकी तो सहमत आती है। उसमें क्या होता है मेरे साथियों कि बार बार जिस दिन मम्मी गलती होंगी या कुछ वैसे गलती कर लिए और बार बार एक ही गलती करने के लिए मारे जा रहे हैं आप, तो मम्मी आप पे अतिक्रमण कर रही हैं। आप मम्मी को बताइएगा कि मम्मी दोहरे दंड का प्रावधान है, यानी मैं एक बार गलती किया हूँ तो एक ही बार पिटाऊंगा, बार बार नहीं पिटाऊंगा। यानी मान लीजिए आप चोरी कर लिए या किसी को, लड़की को छेड़ दिए या किसी लड़के को छेड़ दिए, तो एक ही बार आपको दंड मिलेगा, एक ही बार पुलिस मारेगी, एक ही बार कुछ भी होगा, जो भी होगा एक ही बार होगा। उसके बाद यदि आप सुधर गए तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, या नहीं है? अच्छा, इहे लइका वाला जीवन हमके छेड़ेला सा मारे के, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दंड के लिए एक ही बार सजा आपको मिलेगा। तो आइए लिख लेते हैं, लिख तो लिए हैं, अब चलते हैं 20 क्लॉज ऑफ 3 में। इसमें कहता है मेरे साथियों, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, लिख लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए, देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ध्यान में रखना है, क्या रखना है इसमें, क्या कह क्या रहा है लेटर, यह कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी जैसे आप कोई फिल्म नहीं देखते हैं और गुंडा बहुत पैसे वाला होता है और हीरो को फंसा देता है और हीरो बहुत गरीब होता है, तो एक पुलिस ऐसा वाला होता है जो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता है और उसको 4, 5, 10 लाख दे के और इसको मार पीट के कहते हैं कि चलो, या बहन को, इस हीरो के बहन को किडनैप करके कहते हैं कि चलो यह तुमको क्या करना है, गुनाह कबूल करना है। तो जब ऐसा पुलिस करती है या ऐसा कोई भी करता है तो ऐसा नहीं होगा। यह अनुच्छेद किस में कहता है, आपका अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में कहता है। अब चलते हैं मेरे साथियों, यह 20 का जो लेटर था एकदम विस्तृत ढंग से देख लिए। अब चलते हैं किस पे, अनुच्छेद 21 पे। लिखिएगा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 मेरे साथियों, इसका लेटर है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, लिख लीजिएगा, प्राण, प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मेरे साथियों, प्राण का मतलब होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा, और दैहिक का मतलब होता है शरीर, क्या होता है, शरीर। तो प्राण और शरीर का आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका लेटर लिख लीजिएगा, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा, लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक, दैहिक स्वतंत्रता से, किससे, स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, के द्वारा वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है, आइए समझ लेते हैं। कहता है मेरे साथियों
किसी भी व्यक्ति को प्राण, प्राण का मतलब आत्मा, दैहिक का मतलब आपका शरीर जो हमारा खाका है, स्वतंत्रता से विधि द्वारा, अब यह शब्द पकड़िएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह जो मेरे साथियों यह शब्द लिया गया है, यह जापान के देश से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जब हम लोगों ने संविधान का स्रोत पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़े थे, जापान से दो स्रोत लिया गया है, पहला है अनुच्छेद का प्रावधान और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा वंचित किया जा सकता है या नहीं, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यह है मेरे साथियों कि विधि में यदि लिखा है कि आपको मार दिया जाएगा तो आपको मार दिया जाएगा, और लिखा है कि नहीं मारा जाएगा तो नहीं मारा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप रेपिस्ट हैं, या आपको क्यों मैं बोलूँ, मैं अपने को बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैं रेपिस्ट हूँ या मैं हत्यारा हूँ, ठीक है ना, मैं खूनी हूँ, मैं किसी का मर्डर किया हूँ, मैं किसी को गला काट दिया हूँ, तो मुझे हद से हद सज़ा क्या मिलेगा, मिलेगा फांसी। यह सबसे बड़ा सज़ा होता है फांसी का। फांसी में क्या होता है, लटकाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, लटकाया जाता है, ठीक है। तो मेरे साथियों कानून में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है, क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है तो उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि वह मर न जाए, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को जब फांसी दिया जाता है तो तब तक लटकाया जाता है जब तक कि वह मर न जाए। मान लीजिए मुझे फांसी हो गई और मुझे ले जाके फांसी घर में आपका फांसी पे लटका दिया गया, और ऐसा लटकाया गया कि जब मुझे उतारा गया तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, हाय अंकल कैसे हैं आप। जब ऐसे मैं बोल दूँगा, सोच लीजिए कि जो फांसी देने वाला रहेगा, जो पुलिस रहेगी, जो डॉक्टर रहेगा, जो जज रहेगा, सबकी नौकरी खा जाएंगे हम ही, क्योंकि हमको एक बार फांसी दे दी गई, एक बार सज़ा दिया गया, हम मरे नहीं तो हमारी कोई गलती नहीं है। अब हमको मारने का प्रावधान नहीं है, क्या है, मारने का प्रावधान नहीं है। एक बड़ा अच्छा वेब सीरीज आया था ब्लैक वारंट, जब देखेंगे, वारंट ऐसे कुछ है, वेब सीरीज का नाम है ब्लैक वारंट, ठीक है ना। उसको जब देखेंगे तो उसमें एक ऐसा घटना हो जाता है कि फांसी पे जब लटकाते हैं वह मरता नहीं है, फिर उसको दोबारा फांसी पे लटका के उसका पैर खींचा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जब फांसी दिया जाता है मेरे साथियों तो डॉक्टर रहता है, डॉक्टर रहता है, वह चेक करता है कि मरा है कि नहीं मरा है। हो सकता है कि नहीं मरे तो वहीं पे गर्दनिए टिप के मुआ देंगे हम, ठीक है, ऐसा होता है। और जो पुलिस रहेगा ऐसा भी कर सकते हैं लोग। तो मेरे साथियों यदि मैं मर्डरर हूँ, मैं आपका रेपिस्ट हूँ, तो मुझे फांसी मिलेगी, मुझे आपका मार भी दिया जाएगा। यह कानून में लिखा है तो किया जा सकता है। और मान लीजिए मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं भारत देश के लिए मिसाइल बना के दे रहा हूँ, भारत देश के लिए एक ऐसा कंप्यूटर बना के दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो भी सर्च करेंगे सब चीन में, अमेरिका में सब घायल हो जाएंगे, सब आपके पाकिस्तान में सभी लोग भिखारी हो जाएंगे। मैं ऐसा कुछ आपका टेक्नोलॉजी बना के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप मुझे, और मैं कहूँ मैं जाके कहीं मरने जाऊँ तो आप मुझे मरने देंगे, कहेंगे कि नहीं यार ये तो गजब का बंदा है, ये क्यों मरने देगी, सरकार आपको मरने नहीं देगी। अभी देख रहे होंगे एक हाल ही में घटना, बहुत सारी ऐसी घटना घट रही है कि लड़के क्या हो रहे हैं, लड़के कह रहे हैं कि अगर तू ना मिले इबू तो हम जाती वो टंकी पे चढ़ जाएंगे ऐसे। और टंकी पे अभी देखिए इलाहाबाद की घटना हुई थी, एक लड़की नहीं मिलने गई और क्या हो गया, एक लड़का चढ़ गया आपके टंकी पे, और टंकी पे जैसे ही चढ़ा लोग देखें, लोग देखने के बाद पुलिस को संपर्क किए, पुलिस आई, उसको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया। सोचिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है, उसके लिए बेचारे हेलीकॉप्टर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वह कुछ किया नहीं है, वह एक नॉर्मल व्यक्ति है, और नॉर्मल व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। यानी कहा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत एक नॉर्मल इंसान को सरकार मरने भी नहीं देगी। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 21 के तहत। मेरे साथियों इस अनुच्छेद में कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं जहाँ से भर भर के प्रश्न आता है, उसको जानेंगे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो आइए, जो अनुच्छेद में अन्य अधिकार दिए गए हैं मेरे साथियों, आइए एक एक करके लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, एक हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 21 में दिए गए अन्य अधिकार, अन्य अधिकार। अब आइए एक एक करके लिख लेते हैं। लिखिएगा, पहला,
जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीने का अधिकार मेरे साथियों, यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? जीवन जीने का अधिकार आपका अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, निःशुल्क स्वास्थ्य पाने का अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य पाने का अधिकार, पाने का अधिकार, यह भी एक अधिकार है, आपको दिया गया है। ठीक है, सरकारी आप हॉस्पिटल में जाके 1 रुपये का पर्ची कटवा के आप क्या करते हैं, पूरी बीमारी की दवा करवा लेते हैं अपना। ठीक है ना? ठीक, आ जाइए नेक्स्ट, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, कानूनी सहायता प्राप्त करना, यह भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध, यानी आप जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे सिगरेट दारू नहीं पी सकते हैं। ठीक है ना? धूम्रपान निषेध है, सिगरेट नहीं पी सकते हैं, बीड़ी नहीं पी सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रेम विवाह या शादी करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता यह भी दिया गया है। ठीक है, आप यदि मान लीजिए बॉय हैं तो आपका एज 21 वर्ष, और लड़की हैं यदि आप क्या हैं, गर्ल हैं तो आपका उम्र 18 वर्ष हो जाता है, तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट आते हैं, लिखिएगा, नींद का अधिकार, यानी आपको सोने का अधिकार है। और मान लीजिए मम्मी जगाती है ना, तो केस कर दीजिएगा, कहिएगा कि सर पढ़ाए हैं अनुच्छेद 21 के तहत नींद का अधिकार है, जगाओगी तो सुप्रीम कोर्ट में तुम पे केस करेंगे। ठीक है, अगले दिन मम्मी आपको घर से बेदखल कर देंगे, कहेंगे कि बेटा आना नहीं तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है ना? बेलना मारेंगे, ऐसे कहेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट, नींद का अधिकार हो गया। अब आइए नेक्स्ट लिखिएगा, भोजन करने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, यह भी अधिकार आपको है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, यह भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा 8वां, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, जाने का अधिकार, अधिकार। नेक्स्ट, समलैंगिक का अधिकार, समलैंगिक जो LGBT वाले होते हैं, समलैंगिक का अधिकार, समलैंगिक का अधिकार। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, विदेश जाने का अधिकार हो गया, समलैंगिक का अधिकार हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, निष्क्रिय यूथेनेशिया, यूथेनेशिया का अधिकार। मेरे साथियों, अभी एक घटना देखे होंगे कि एक जो हरीश राणा करके एक व्यक्ति थे, ठीक है ना, उनको यूथेनेशिया यानी कोमा में चले गए थे, और उन्हें उनकी फैमिली मांग कर रही थी कि हमारे पुत्र को मृत्यु की सज़ा दे दीजिए। और क्यों मांग कर रही थी? क्योंकि वह यूथेनेशिया का शिकार हो गए थे, कोमा में चले गए थे, वह खा पी नहीं रहे थे। इसीलिए मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 21 के तहत हरीश राणा को यूथेनेशिया के तहत मृत्यु की सज़ा की प्रावधान कर दिया कि ठीक है, आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आपका चर्चित लेटर है, हो सकता है कि कभी पेपर में पूछ ले कि किसके तहत दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे साथियों, इसी के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे एकांत कारावास का अधिकार। किसी जेल में जब बंद आपको किया जाएगा तो अकेले नहीं बंद किया जाएगा, कम से कम 2 लोगों को बंद किया जाएगा। आप उससे कह सकते हैं तू कहाँ से हुआ हो, वह भी कहेगा आप क्यों कहाँ से हैं। ठीक है,
आप बोलेंगे कि आप क्यों जेल में आए, वह बोलेगा कि आप क्यों जेल में आए, वह कहेगा कि आपका नानी का घर कहाँ है, आप भी बताएंगे कि हमारा नानी का, अच्छा तू यहीं का हुआ, तो वह भी कहेगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से निकलल जी तो मिलल जी। ऐसे बहुत सारे बात होगी। तो एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, कोई आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता है, ठीक है ना। यानी जैसे पुलिस आती है और आप किसी मामले में फंसे पड़े हैं, तो उसको आपको पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती है। हथकड़ी तभी लगा सकती है जब न्यायालय से आपका परमिशन लेके आती है कि हो सकता है कि वह बंदर जो है उसके पास हथियार हो और हम पे हमला कर दे। ऐसे ऐसे कंडीशन में तब पुलिस आपको हथकड़ी लगा सकती है। यह अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। कई सारे अधिकार हैं, जैसे आप पासवर्ड, किसी को पासवर्ड नहीं जान सकते हैं, पासवर्ड जानने के विरुद्ध अधिकार है आप में, ठीक है ना। चाहे आप किसी के हस्बैंड है, चाहे आपका कोई गर्लफ्रेंड है, कोई आपके किसी को आपकी कोई वाइफ है, उसका आप पासवर्ड नहीं जान सकते हैं, नहीं आप बता सकते हैं। जो वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, आप किसी को बात करते हुए आप बोलते हैं कि उधर से बोलिए आप, आई लव यू, मैं रिकॉर्ड करूँगा, यह भी रिकॉर्ड के विरुद्ध अधिकार है। बहुत सारे अधिकार मेरे साथियों यहाँ पे छीना भी गया है और बहुत सारी चीज़ दिया भी गया है। उसमें से कुछ ये अधिकार है जो सर्वाधिक प्रचलित है, यह बता दिया हूँ। जैसे महिलाओं को उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है, जहाँ पे महिला कार्य करेंगे वहाँ पे आप, जो एक नहीं होता है शीशा, दो जो बाहर से तो नहीं दिखेगा लेकिन अंदर से दिखता है, वैसा शीशा आप नहीं लगाएंगे। जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, कम से कम 2 टॉयलेट होगा, एक जेंट्स के लिए होगा, एक पुरुष के लिए होगा, वहाँ पे CCTV कैमरा लगेगा। इसी के तहत कहा गया है कि जहाँ पे महिला कार्य करती हैं, एक महिला की जगह 2 महिला कार्य करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है। सब पढ़िएगा, बड़ा अच्छा है आपका अनुच्छेद 21। अब चलते हैं हम लोग 22 की तरफ। हम लोग के पेपर की दृष्टि से बहुत है मेरे साथियों, ठीक है। 21 पढ़ लिए, अब पढ़ लीजिए आपका अनुच्छेद 21A। यह स्वतंत्र है, क्लॉज में नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है मेरे साथियों। इसमें कहा क्या गया है, तो कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, किसमें कहा गया है, आपका अनुच्छेद 21 क्लॉज, आपका अनुच्छेद 21A में कहा गया है, क्लॉज नहीं होगा मेरे साथियों। जो आपका अनुच्छेद 21A है, इसे 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ध्यान में रखिएगा, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और यह जो शिक्षा का अधिकार है, यह लागू कब हुआ, यह भी पूछा गया है। तो मेरे साथियों, यह लागू हुआ 1 अप्रैल, कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया, ठीक है ना, लागू हो गया। और जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, 2019, ठीक है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले वहाँ का संविधान अलग हुआ करता था, हमारा संविधान नहीं चलता था। 2019 से, सोचिए कि 2050 से 2050 बोल रहा हूँ, 1950 से और 2019 तक जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान चलता ही नहीं था। और जैसे ही यूटी बना, वैसे ही वहाँ का संविधान खत्म कर दिए और पूरे भारत में बस एक संविधान चलता है, हर जगह एक कानून चलता है, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। तो यह मेरे साथियों, यह जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट है, इसको 1000% इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, इसमें क्या है, तो पहला इसका हेडिंग लिख लीजिएगा क्या है। तो कहता है गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण, निवारक नज़रबंदी में संरक्षण मेरे साथियों, क्या कहता है, गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण किया जाएगा। मेरे साथियों, यदि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 स्वतंत्रताएं दी जाती है, बस 2 लोगों को छोड़कर सबको दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमको कोई गिरफ्तार कर रहा है, पुलिस हमको गिरफ्तार कर रहा है या आपको गिरफ्तार कर रहा है, तो पहले गिरफ्तार क्यों कर रहा है
यह कारण बताएगा। मान लीजिए मैं किसी को, पहले होता था ना, जब आप बचपन में रहे होंगे तो बहुत सारे शरारत लड़के करते थे। जैसे कोई नंबर टिप देते थे या रॉन्ग नंबर लग गया तो अगर कोई लड़की उठा ली तो बार बार फ़ोन करने लगे। अब लड़की क्या है, थोड़ा सा तेज़ है, यदि मान लीजिए कंप्लेन कर दी तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी और आप तो सोचे रहेंगे मैं तो क्या किया हूँ यार, मैं तो कुछ नहीं किया हूँ। या मान लीजिए आप ही के फ़ोन से कोई और कर दिया और रजिस्टर्ड है सिम आपके नंबर पे, तो फ़ोन उठाएगी किसको? पुलिस आपको। तो आपको जो ही जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करेगी आपको कारण बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला तो यह कि कारण बताएगी सरकार। दूसरा, पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, ये दूसरा है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कभी कभी रिमांड एप्लीकेशन दे के 14 दिन अधिकतम पुलिस हिरासत में रख सकती है। 14 दिन रख सकती है, इसको बोलते हैं रिमांड एप्लीकेशन। वहाँ पे जो आपका 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पे मामला फेल हो जाएगा। ठीक है ना, रिमांड एप्लीकेशन दे के आपकी पुलिस आपको 14 दिन रख सकती है, मुझको 14 दिन रख सकती है। और तीसरा होता है मेरे साथियों, वकील करने का अधिकार होता है। तो 3 स्वतंत्रताएं आपके अनुच्छेद 22 के तहत दिया जाता है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा। इसमें क्या होता है, लिखिएगा। गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, कारण बताया जाएगा। आप पूरा लिख लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, कितने? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा। यह ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो यात्रा में समय लग जाता है उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का अधिकार होगा, वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा, वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा, होगा। ठीक है मेरे साथियों, यह अपवाद इसमें कुछ है, लिख लीजिएगा अपवाद भी। और अपवाद कैसे हैं? तो यदि आप शत्रु देश के व्यक्ति हैं, शत्रु देश का, यदि मान लीजिए आप पाकिस्तानी हैं, शत्रु देश का व्यक्ति हो, उसको नहीं दिया जाएगा यह सब। दूसरा, निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, यह निवारक नज़रबंदी क्या होता है? तो मान लीजिए यह वैसे व्यक्तियों के लिए होता है जो भारत में आए और भारत को हानि पहुंचाना चाहते हैं। भारत को क्या करना चाहते हैं? हानि, यानी बम फोड़ना चाहते हैं। और जैसे ही पुलिस को पता चल जाता है तो शक के आधार पर बिना हानि पहुंचाए, मतलब वह उसको उसका कार्य सफल होने से पहले उसको जब गिरफ्तार किया जाता है तो वैसे गिरफ्तारी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। और निवारक नज़रबंदी में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार, ये तीनों अधिकार नहीं दिया जाता है। और इसके तहत मेरे साथियों 90 दिन तक गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। वह समिति मत पढ़िए क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों यह आपका अनुच्छेद 22 का लेटर था। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 था, अनुच्छेद 20 था, अनुच्छेद 21 था, अनुच्छेद 21A था और आपका 22 था। एक और अधिकार पढ़ लेते हैं और वह तीसरा अधिकार है। और तीसरा अधिकार का नाम है मेरे साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें केवल 2 अधिकार हैं, इसलिए देख लेते हैं इसको। लिखिएगा, यह हमारा डुरंड रेखा है आपका, मैकमोहन रेखा मान सकते हैं। इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। आइए हेडिंग बना लेते हैं और लिखिएगा।
लिखिएगा। तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में है तो लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 23 और 24 में है। पहले हेडिंग बना लीजिएगा, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23। इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है मानव दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम का अंत, बस इतना ही कहता है, लिख लीजिएगा। मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, बेगार, क्या कहता है, बेगार व बलात् श्रम का अंत, व बलात् श्रम का अंत। क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम का अंत किस अनुच्छेद में कहता है, 23 में कहता है। मेरे साथियों, जो मानव के दुर्व्यापार होता है, इसका अर्थ होता है मानव को बेचना, लिख लीजिएगा, मानव को बेचना। क्या होता है, मानव को बेचना। और इसका एक और अर्थ निकलता है मानव के अंगों को बेचना, अंगों यानी मेरा गुर्दा, मेरा फेफड़ा, मेरा आँख, मेरा किडनी, अंगों को बेचना, ऐसे बेचना, ठीक है ना। और देवदासी प्रथा इसी में आता है, देवदासी प्रथा। कभी पूछ ले कि देवदासी प्रथा का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 23। ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है यह। बेगार का मतलब क्या होता है तो बिना पैसा दिए काम करवाना, बिना पैसा दिए काम करवाना, बिना पैसा दिए काम करवाना, काम करवाना, यह होता है इसका अर्थ। और बलात् श्रम का अर्थ होता है बलपूर्वक कार्य करवाना, बलपूर्वक कार्य करवाना। बलात् श्रम का अर्थ क्या होता है, बलपूर्वक कार्य करवाना। तो मेरे साथियों, जो भी इसका लेटर है, प्रत्येक लेटर का अर्थ देख लिए। मानव के दुर्व्यापार यानी मानव को बेचना, नहीं बेचा जाएगा, मानव के अंगों को बेचा नहीं जाएगा। मंदिर में देवदासी जो प्रथा है यह भी समाप्त होगा, यानी इसको समाप्त कर दिया गया है। बेगार, बिना पैसा दिए किसी को काम नहीं करवाया जाएगा, यह भी समाप्त है। बलात् श्रम यानी बलपूर्वक किसी से कार्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 23 का क्या है, उल्लंघन है। एक अनुच्छेद और देख लीजिएगा और उसका नाम है अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 24 को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, तो इसको 100% कर लीजिएगा। इसमें है क्या, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। और यह किस में है तो मेरे साथियों, यह है आपका 24 में। इतना लेटर है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है अंदर से भी कि कितने वर्षों के बच्चों को, यही शब्द मेरे साथियों कई बार से पूछ दिया है, कई बार एग्जामों में यही पूछ देता है कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो क्या बताएंगे, 24। लेकिन कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह आपका पूर्णतः लेटर है, लिख लीजिएगा। क्या कहता है, लिखेगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। यह ध्यान में रखिएगा। यह किस अनुच्छेद की बात करता है, 24। मेरे साथियों, इसके तहत 2 अधिनियम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूछा भी जाता है, लिख लीजिएगा। एक पूछा जाता है बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था, और दूसरा पूछता है बाल श्रम निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। आसानी से याद हो जाएगा, 10 साल की गैप है, तो लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा बंधुआ निवारण अधिनियम। मेरे साथियों, यह हुआ था आपका 1976 में। नेक्स्ट लिखिएगा बाल श्रम
बाल श्रम निवारण अधिनियम, बाल श्रम निवारण अधिनियम, यह हुआ था मेरे साथियों 1986 में, यानी 10 साल का गैप देख रहे होंगे। बंधुआ मजदूरी या बंधुआ मजदूर जो होते हैं, बंधुआ लिख लीजिएगा, निवारण की यदि जगह पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976, और यहाँ पे तो यह सही है, बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986। यह 24 का लेटर है मेरे साथियों, कई बार पूछा गया है, इसलिए इन दोनों अधिनियमों को लिखवा दिए हैं। तो आज इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आज 2 मूल अधिकार के 2 स्वतंत्रता को पढ़े हैं। एक है स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरा है मेरे साथियों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े हैं। तो मेरे साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।